नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है रशिया से जर्मनी के लिए, उसमें भी गैस सप्लाई रशिया की तरफ से होना है जर्मनी को। लेकिन अब जबकि एक नेटो बिल्डअप हो रहा है और जबकि यूक्रेन क्राइसिस जो है बिल्कुल अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हो रहा है और एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बन गया है और पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जा रहा है, तो ये गैस पाइपलाइन और ये जो गैस सप्लाई है इस पर भी कभी ना कभी बात होगी ही अगले एक दो हफ्ते में। और मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका जो है वो इसको डिस्करेज करने के लिए कोई सैंक्शंस या ऐसी कोई बात ज़रूर होगी। अब इस मौसम में जो है जर्मनी को जो है ऊर्जा की ज़रूरत है और गैस पाइपलाइन उस नीयत से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अगर इस पर सवाल उठते हैं और जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उठेंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो तथाकथित जो विकसित देश हैं, जो तथाकथित डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जिनके पास जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो रखते हैं और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और दुनिया भर के विवादों पर बोलते हैं और ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते हैं, आपस में गैस पाइपलाइन को लेकर के उनके बीच में सहमति नहीं बन पाती है या किसी टेरिटरी को लेकर के सहमति नहीं बन पाती है और दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं भारत को इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए और इसको जो है उस तरह से मीडिया में नैरेटिव बनाया जाना चाहिए कि जहाँ अपने हितों की बात आती है तो कोई भी देश या कोई भी अलायंस जो है, मिलिट्री अलायंस जो है, वो अपने हितों को सेक्रीफाइस नहीं करता है ना। भले उसके लिए दुनिया को या दुनिया के किसी भी स्तर के जो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वो अपने हितों की रक्षा के लिए जो है हमेशा उसको जस्टिफाइड समझते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। अब इस तनाव से आप देखिए कि ऑलरेडी जो है पूर्वी यूरोप के देशों में भारी घबराहट है और वो बहुत तेज़ी से ऑर्डर कर रहे हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और का कुछ की डिलीवरी भी शुरू हो गई है अमेरिका की तरफ से। तो इस तनाव से अमेरिका को कोई सीधा कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा ही है। जितने दिन चलेगा, जितने दिन जो है इस मुद्दे को जो है गर्म रखा जाएगा, उतना ही जो है ये आसान होगा उनके लिए कि वो हथियारों की खेप जो है वो इन देशों को भेज सके, क्योंकि इनके पास अपनी क्षमता वैसी है नहीं। और ये एक तरह से आप कहें कि और रूस को भी जो है एक मौका मिल जाएगा कि रूस भी अपने जो अलायंस के क्षेत्र जैसे बेलारूस हो गया या और भी जैसे सेंट्रल एशिया के जो बाकी देश हैं, उनको भी हथियारों की सप्लाई या वहाँ पर अपने बेसिस को मजबूत कर सकता है। और तो इससे जो है इन दो देशों को कोई सीधा नुकसान तो नहीं दिख रहा है, फ़ायदा ही दिख रहा है। जो बाकी जो छोटे देश हैं जो इस धड़े में हैं या उस धड़े में हैं, इस गुट में हैं या उस गुट में हैं, नुकसान उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की भी चिंता है अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो। और उसके अलावा जो है वो इस बारे में भी चिंतित हैं कि मतलब उनके व्यापारिक जो माहौल है उसका क्या होगा। उनके लोगों में चिंता है। जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट इन सब देशों का जो है वो भी बहुत नज़दीकी नज़र रखेगा इन सब घटनाक्रम पे। और जो हथियार कंपनियां हैं उनके स्टॉक ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है बेसिकली जो है वो कम से कम जो बेयर मिनिमम है उतना तो ये सारे देश जो हैं वो अमेरिका से खरीदेंगे ही। तो आप सिर्फ हवा बना के भी बिजनेस आप कर सकते हैं और वो हो रहा है, वो देखा जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि मतलब जो है आप मैं जो बात शुरू की थी वो गैस पाइपलाइन की थी। वो ये थी कि भाई अगर गैस पाइपलाइन से जो है चार पैसे अगर उसको मिल रहे हैं रशिया को, तो अब जो है इस तनाव का बहाना लेकर के जो है अमेरिका फिर से जो है वो इस गैस पाइपलाइन पर भी आपत्ति उठाएगा, कहेगा कि भाई इसके ज़रिए जो पैसा मिल रहा है उसका इस्तेमाल जो है वो सेना को मजबूत करने में रशिया करेगा और जो है इसलिए जो है इसको रोका जाए। तो अब सारे देश जो हैं वो अमेरिका के हिसाब से चलें, अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी को सरेंडर कर दें और एक तरह से जो है कोई वर्ल्ड कन्फेडरेशन बनाए कि जैसा वो कहे वैसा ही करना है ना। और ये तब है जबकि अफ़गानिस्तान में जो है पूरी तरह से जो है आपने अपना सबसे जो मिलिट्री स्ट्रेटजी की जो मतलब उसके इतिहास में सबसे जो बड़े फेलियर्स होंगे उसमें से एक गिना जाएगा अफ़गानिस्तान में जो हुआ।
एक इंक्लूसिव कैबिनेट बना करके एक लिबरल राष्ट्रपति जो है उसने जो है कार्यभार संभाला, और उसके उसके बाद में जो है अफगानिस्तान के महिलाओं को एक्सक्लूड कर दिया गया, वो समाज से ही एक्सक्लूड हो गई है ना। उनके पढ़ाई लिखाई की बात और करें, उनकी सुरक्षा की चिंता जो है दुनिया को है, और आज भुखमरी की नौबत आ गई है। और आज जो है दुनिया उनको जितना मुहैया करा पा रही है, जितना मुहैया कराए, वो गुडविल पर है सब कुछ। उनकी भुखमरी का संकट भी अगर अगर कहीं सुलझता है तो वो दूसरे गुडविल पर है, ये कोई क्लेम नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए कि इस तरह के जो है तनाव बढ़ा करके जो है हथियार बेचने की क्षमता कर पाना, इसको जो है समझने की ज़रूरत है। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें कब किसको कैसे फ़ायदा होता है ना, ये जो है मतलब अगर 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 जो है अमेरिका अपने आस पड़ोस में जो है रूसी तैनाती को, रूसी सैन्य तैनाती को जो है वो खतरा समझता है, तो रूस का भी ये समझना ठीक है कि भाई यूक्रेन और आप पूर्वी यूरोप में जो है आप बड़े बड़े हथियार आप लगाएंगे तो हमारी सुरक्षा को भी खतरा हो ही सकता है। और दूसरी बात यह है कि कितने भी हथियार जो हैं अमेरिका मुहैया कराए, मुझे नहीं लगता है कि जो रशियन हाइपरसोनिक सिस्टम्स हैं या जो रशिया का जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उनका अगर वो मैदान में आ गए तो ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स क्या करने वाले हैं, मतलब वो किस तरह से उपयोगी होंगे, मुझे तो इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो इसलिए और ये पूर्वी यूरोप के देश जो हैं ये इतने छोटे हैं, और इनकी सेनाएं जो हैं इनको कितना एक्सपीरियंस है एक बड़ी फौज से टकराने का, और किस टेरिटरी में कहाँ कैसे क्या मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऐसे कोई आपने कोई बना रखा है ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो सुनने में आता है, ये सुनने में आता है कि जो नेटो का जो है तकरीबन 40,000 या 50,000 का एक रैपिड रिस्पांस फोर्स है, जिसको कि जो है तैनाती की जाएगी, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा एक मत नहीं है, क्योंकि जर्मनी ने जो है फ़िलहाल के लिए जो है रूस से टकराव बढ़ाने के बजाय उसको ये कहा कि भाई यूक्रेन को हथियार जो दिए जाने हैं तो उसमें कुछ उसने आपत्ति दर्ज की है। तो मतलब ये जो पूरी बातें हैं वो मतलब क्या इससे जो है सिवाय एक चीज़ स्पष्ट है कि सिवाय अमेरिकी और रूसी हथियार कंपनियों को फ़ायदा के मुझे तो कोई सीधा बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा है कि इस तनाव को बढ़ाने से और हुआ क्या, है ना। तो ये भी विचार करने की ज़रूरत है लोगों को।